यस, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस मोमेंट ऑफ इवेंट्स? चलिए व्रज भाई बताइए। Sir, rotational analog of mass. वेरी गुड। बस दैट व्हाट? mr square. यस, ये भी सही है। दूसरा क्या जानकारी है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में? एम आर स्क्वायर आपने बोला इसका फॉर्मूला, तो इसका यूनिट हो जाएगा ना, मास का न्यूटन केजी। टाइम्स टॉर्क। हाँ बस वही है, बस इतना ही पॉइंट है। तो द फर्स्ट पॉइंट दैट यू टेल मी इज दैट, वही हम लिख देते हैं। इट इज, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया is analogous to mass is m in linear motion.
that becomes a moment of inertia for a rigid body. You're getting with this? We have considered a rigid body. फिर हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया था वो ऐसे डिफाइन किया था कि इट्स द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल. सो ये ब्लू कलर का मैंने रिजिड बॉडी बताया है. You can see that there is an axis passing through this rigid body on which the centers of every rotational motion of a particle lies. Such axis is called axis of rotation. Suppose a rigid body is a system of n particles, तो first particle का mass m1, perpendicular distance इसका axis of rotation से r1, so it will be m1 r1 square. Second के लिए m2 r2 square, third के लिए mn rn square. इन सबको जब आप ऐड कर दो तो आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रिजिड बॉडी का मिल जाएगा. बराबर है. और ये टर्म अलग अलग नहीं लिखना हो, इसकी जगह पे आपको एक ही टर्म में लिखना हो तो समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 mi r² आप इसको लिख सकते हैं. जो ही तो फॉर्मूला आपने बोला था मैं. फिर इसमें से इसका यूनिट हो जाएगा. इसका यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर. इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा. इसका डायमेंशन फॉर्मूला मास के लिए m1, डिस्टेंस के लिए l2, टाइम का t0. It is analogous to mass. Mass is a scalar quantity. बराबर. So the moment of inertia is also scalar quantity. It is a scalar quantity. Second, and the most IMP part. It depends on. It मतलब moment of inertia की ही बात कर रहे हैं हम. अलग-अलग factors पे ये depend करता है. So first of all, it depends on mass of a body. अब कौन सा body ले रहे हो उसका mass. अरे ये तुमने कैसे बजाई? ये तो मुझे आती है, माँ ने मुझे सिखाया था. बताओ. Yes, it depends on the mass of a body. Second, it depends on ये आपने देखा कि इसका फॉर्मूला होता है वो mi/ri² है, where ri is the distance of each particle from the axis of rotation. तो अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलोगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बदल जाएगा. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदलेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा. सो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन सिलेक्शन ऑफ एक्सिस. आप कौन सा एक्सिस सिलेक्ट कर रहे हो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा. एंड थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ बॉडी. It also depends on distribution of masses. कैसे मास को डिस्ट्रीब्यूट किया है ये फैक्टर्स है जिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है. You are getting with this? Is there any doubt regarding this? Then you can ask. Sir. Otherwise, I can proceed with the next topic. Yes, बोलिए ओम भाई. સર એટલે કોઈ આપણે ક્યુબ ના બે ઓપોઝિટ પોઈન્ટ થી આપણે એને પકડીએ ને તો એનો એક આમ તો એ એમાં બધા એટલે એ રોટેશનલ એક્સિસ તો થઈ જ જશે ને સર વચ્ચેની. In that case, it is an axis of rotation because you have kept that cube from the two ends, horizontally two ends પર રાખ્યા છે. હવે એને તું વર્ટિકલ રાખ તો એક્સિસ ઓફ રોટેશન બદલી જાય તો એ ક્યુબ નું મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા અલગ મળે કારણ કે બોડી તો એક જ છે પણ તેને જ્યાંથી રોટેટ કર્યું એક્સિસ ઓફ રોટેશન that changed. એટલે આપણે એટલે સર હા એટલે સર એ વાળું જે રોટેશનલ એક્સિસ આવ્યું એના અલગ અલગ પોઈન્ટ ઉપર આપણે મેજર કરીએ તો રેડિયસ પણ अलग આવશે અને એમાં માસ પણ अलग હશે. રેડિયસ ના કહેવાય એમાં પણ in that case it is called a perpendicular distance of each particle. As an example, suppose જે તું વાત કરે છે કે this is for a cube, બરાબર.
क्यूब के लिए हर एक पार्टिकल, सपोज आप ये एक्सिस ले रहे हो, इसमें दिस इज द एक्सिस दैट यू आर कंसीडरिंग, बराबर। तो एक पार्टिकल यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, क्योंकि वो तो रैंडम होता है ना। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका इसका इसका, ये सब, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उन सब का फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इंडिविजुअली फाइंड करो, और उसको जब ऐड करोगे तो आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो ये एक्सिस के हिसाब से कुछ अलग वैल्यू मिलेगा। सपोज अभी आपने एक क्यूब को यहाँ से रोटेट किया, ये मैं जो ऑरेंज कलर का आपको एक्सिस बता रहा हूँ, तो फिर हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस बदलेगा, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा। इसलिए हमने ऐसा बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन सिलेक्शन ऑफ एक्सिस। यस सर। यस, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? સર यस, बोलिए। સર આજે તમે R1 R2 લખ્યું છે તો સર અગર એ हाँ બદલશે એની એટલે हाँ એની એક્સિસ हाँ બદલશે તો हाँ ચેન્જ થશે ને આ મુવમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા? हाँ, એટલે જ લખ્યું ને આપણે કે ડિપેન્ડ્સ ઓન સિલેક્શન ઓફ એક્સિસ। અગર તમે એક્સિસ બદલી નાખો તો મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા બદલી જાય। સર તો એ કોઈ સિંગલનું બદલે કે આખાનું બદલે? ના, આખા બોડીનું જ બદલે ને, કારણ કે જે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ફાઇન્ડ કરીએ છીએ તો આપણે આખા રિજિડ બોડીનું ફાઇન્ડ કરીએ છીએ। તો પછી જો એક એક્સિસ જ બદલી જાય તો પછી આખું રિજિડ બોડીનું જ બદલી જાય ને। ઓકે સર। ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? સર યસ, બોલીએ। સર આજે તમે શેપ એન્ડ સાઇઝ ઓફ બોડી લખ્યું, તો મતલબ એવું છે કે અગર આપણે કોઈ સિલિન્ડ્રિકલ બોડી લઈએ તો એમાં પેલું જે એકદમ ઉપરથી નીચે આમ ખેંચે તો એમ ઝેડ એક્સિસ ઓફ રોટેશન થઈ જાય, પણ ક્યુબ લઈએ તો એમાં તો ક્યાંયથી પણ એમ ખેંચી શકે, તો એ રીતે તમે શેપ એન્ડ સાઇઝ ઓફ હા, બોડી ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન શેપ એન્ડ સાઇઝ કે અગર સ્ફિયર હશે તો એનું મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા કંઈક અલગ હોય, સિલિન્ડર હોય તો એનું મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા અલગ હોય, ક્યુબનું અલગ હોય, બીકોઝ દે આર ઓફ ડિફરન્ટ શેપ, એટલે મેં શેપ એન્ડ સાઇઝ લખ્યું। અને સર આજે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ માસ લખ્યું, તો એમાં આજે આપણે એવું કહીએ ને કે સેન્ટર ઓફ માસ એટલે જે જ્યાં સપોઝ કરવામાં કે કોન્સન્ટ્રેટેડ હોય, તો એવો કન્સેપ્ટ લાગે અહીંયા ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ના, માસ? એ ના લાગે, ના લાગે, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द इंडिविजुअल पार्टिकल। सेंटर ऑफ मास में तो आप एक सबका मास एक ही जगह पे ले लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बोला कि कोई पर्टिकुलर पार्ट है उधर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। सपोज आपके पास स्क्वायर है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा मास है और राइट हैंड साइड पे कम मास है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन आप सेंटर से लोगे तो आपको कुछ अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, लेफ्ट साइड से लोगे तो कुछ अलग मिलेगा। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे वो डिपेंड करता है। એટલે સર જ્યાં માસનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે હશે ત્યાં જે પાર્ટિકલ્સ હશે એ થોડા ભારી હશે, એવું ને? વધારે હોય ભારી હોય એવું ના કહેવાય, વધારે હોય એટલે જે ભાર ભારી થઈ ગયો એમ। અચ્છા, હા, ઓકે, હા સર गेटिंग विद यस। સર એટલે એક ઓબ્જેક્ટમાં તો બહુ બધા પાર્ટિકલ્સ હોય ને, તો હવે આખા ઓબ્જેક્ટનું અગર પૂછ્યું હોય તો કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું? એનું જ કર્યું ને આપણે કે હરેક પાર્ટિકલનું પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ ગણવાનું, જેવું આ ફર્સ્ટ પાર્ટિકલનું હતું, એનું પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ એક્સિસ ઓફ રોટેશન થી મળી જાય, એનો સ્ક્વેર અને માસનું પ્રોડક્ટ, પછી સેકન્ડ પાર્ટિકલનું માસ લેવાનું અને એના સ્ક્વેર ઓફ ડિસ્ટન્સનો પ્રોડક્ટ, એવી રીતના બધા જ પાર્ટિકલના માસ અને એના સ્ક્વેર ઓફ ડિસ્ટન્સના પ્રોડક્ટ કરી દીધા તમે, પછી એને એડ કરજો એટલે તમને ટોટલ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા મળી જાય। હા સર। ઓકે, આવશે આના ન્યુમેરિકલ આવશે, બધું જ તમને ક્લિયર થઈ જશે। આ તો જસ્ટ મેં હજી એક તમને ઓવરવ્યુ આપ્યો છે, આની શોર્ટ નોટ છે। ગેટિંગ વિથ ધીસ? યસ સર। સર યસ, બોલીએ। લખવાનું હતું હા, એ હું આપું છું તમને લખવા। આના પછી મારે એક ટોપિક જોડ કરાવી જ દેવું છે। there is a topic called radius of gyration, બરાબર? be careful during pronunciation, it is gyration, gyration એવું नहीं बोलवाना, बराबर? ये क्या होता है? तो ये कुछ होता नहीं है, आपको सिर्फ अगर ये पता चलाना है तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपने क्या पढ़ा वो जानकारी आपके पास होना चाहिए। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जानकारी आपके पास होगा तो आपको ये रेडियस ऑफ गायरेशन भी मिल जाएगा। सपोज हम ऐसा एक पर्टिकुलर रिजिड बॉडी कंसीडर कर रहे हैं कि उसमें हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का मास जो अलग अलग था वो सेम हो गया। सपोज इफ ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से, ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल
Identical, that means they are having same mass. That means m1 equal to m2 और जितने भी पार्टिकल्स होंगे अप टू mm सबका मास सेम होगा, लेट इट इज इक्वल टू m। बराबर है। तो आगे हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखा था याद कीजिए, और सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स रिजिड बॉडी के लिए उसको हम रीराइट कर देंगे। हमने ऐसा m लिखा into था r1 इज m, square plus r2 square हाँ into m1 r1 rn स्क्वायर square। m2 r2 हर एक m की जगह पे सेम हो जाएगा, तो mrn1 स्क्वायर mr2 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस mrn स्क्वायर, क्योंकि हर एक पार्टिकल का मास सेम हो गया। तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि मास को हम कॉमन निकाल लेते हैं। मास को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर। एक मिनट, हाँ न्यूसेंस બધા ક્રિએટ કરવાની ટ્રાય કરે છે। હોય ને આ ન્યુ યર સેલિબ્રેશન વાળા હજી બાકી રહી ગયા હશે, એટલે એમને મજા આવે આવું બધું કરવાની। અમારે કામ અત્યારે ભણાવવાનું છે, તો એ બધામાં જઈશું તો પછી અમે ડાયવર્ટ થઈ જઈશું। અમે ડાयवर्ट થશે तो તમે બધા ડાયवर्ट થશો। तो बेटर मेरा जो काम है वो मैं करवाता हूँ, आपका जो काम है वो आप करो। जैसे न्यूसेंस को फिर हमें क्या करना है उसके लिए एक स्पेशल लेक्चर रखेंगे। चलिए प्रोसीडिंग फर्दर, तो इसमें से हमने मास तो कॉमन निकाल लिया। જીગર સર हाँ सर। શું થયું? સર અલગ અલગ નામથી કોઈ બધા એન્ટ્રી લે છે અને પછી વચ્ચે વચ્ચે ગીતો વગાડે છે ને એવું કરે છે। એવું નહીં हाँ सर। એન્ટ્રી કોણ આપે છે? यतीश सर અને शीतल मैडम છે। તો बी केयरफुल, इट इज नॉट रेडियस ऑफ जायरेशन, इट्स गायरेशन। प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होना चाहिए। तो आगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा था रिजिड बॉडी दैट इज फॉर अ सिस्टम ऑफ एंड पार्टिकल्स, बट आल्सो उसको मैंने रीराइट किया है। खाली चेंज इतना किया है कि हर एक पार्टिकल को आइडेंटिकल ले लिया। आइडेंटिकल दैट मींस दे आर ऑफ सेम मासेस, फिर वो मास को कॉमन निकाल दिया, तो आपको कुछ ऐसा टर्म मिला I is equal to m into bracket r1 square plus r2 square up to rn square। अब ये r1 r2 rn इस सबको तो आप याद करो, they are nothing but the perpendicular distances of this individual particles। So instead of writing them as r1 square plus r2 square up to rn square, can I write down this as sigma I equal to 1 ri square। तो देखिए आगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था ना वो हमने ऐसा लिखा, सिग्मा I equal to 1 to n MIRI square। एंड नाउ अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसमें m कॉमन आ गया, बाहर निकल गया, क्योंकि अभी हम m आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए कंसीडर कर रहे हैं, सबका मास इक्वल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ बोथ ऑफ देम आर द फॉर्मूलाज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट एक अलग अलग मासेस के लिए है और एक आइडेंटिकल मासेस के लिए, बराबर है। सो प्रोसीडिंग फर्दर, इसको मेरे को थोड़ा रीराइट करना है। यू रिमेंबर दैट वी आर कंसीडरिंग फॉर द सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमारे पास m थे।
क्या हो जाएगा आप मेरे को बताइएगा। Multiplying and dividing by n, which are the total number of particles of this system or a rigid body. So this will become m जो हर एक पार्टिकल का मास था into the number of particles, that is n. Sigma I equal to 1 to n Ri square upon n. Do you agree with me? बस अभी Yes, इसका sir. थोड़ा थोड़ा नाम Sir, yes. देना है। हमारे पास एक सिस्टम में स्मॉल n पार्टिकल है, हर एक का मास स्मॉल m है, तो ये m into n क्या रिप्रेजेंट करेगा? यस, आई वांट रिप्लाई फ्रॉम योर साइड। सिस्टम છે Mass of total हाँ, mass बोलो, of बोलो। all the particles. at a total mass of a rigid body or total mass of a system, बराबर है। एक सिस्टम में 8, 10, 15, 20 पार्टिकल है, हर एक का मास सेम है, उसको मैं एक मास इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई Capital कर M. दूंगा तो आई विल गेट द टोटल मास। इसको मैं कैपिटल एम बोल देता हूँ। दैट्स अ टोटल मास ऑफ द सिस्टम और अ रिजिड बॉडी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। चलिए, ये जो टर्म आया इसको भी मेरे को कुछ नया नाम देना है। ये सिग्मा I equal to 1 to n Ri square by n। K. इसको मैं k स्क्वायर बोलता हूँ। बी केयरफुल, इट इज k स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर ऑफ k मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, बराबर। तो फिर अगर आप रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा? ये k स्क्वायर आया, इसमें से k फाइंड करोगे तो कैन आई से इट इज अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, इट विल बी Sigma सिग्मा Ri square upon n. हाँ Ri स्क्वायर अपॉन n। अभी ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो इसका एक नया मैथमेटिकल ऑपरेटर डिराइव होगा। ये क्या लिया हमने? k के लिए ये जो, ये तो स्क्वायर रूट है ना, बराबर। फिर Yes, हमारे sir. पास n पार्टिकल्स थे, एक का डिस्टेंस r1, दूसरे का डिस्टेंस r2, तीसरे का डिस्टेंस r3, चौथे का डिस्टेंस r4, वैसे n पार्टिकल का डिस्टेंस rn। हमने जो ये स्क्वायर रूट के अंदर दिखाया दैट इज Ri स्क्वायर बाय n, मतलब हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस का स्क्वायर करके उसको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दिया। तो कहना इसलिए कि मैंने उसके जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उसका एवरेज लिया, मीन लिया। सपोज इफ यू आर हैविंग 5 masses या 5 वैल्यूज है Square आपके पास, distance. 1 2 Yes, 3 sir. 5, અને તમારે એનું એવરેજ લેવું હોય તો how you are finding it is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 by 5। આમાં શું કર્યું આપણે? એનું સ્ક્વેર લઈને પછી મીન લીધું। तो दिस मींस कि इसको डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से, मतलब उसका मीन लिया, बराबर। एन ये स्क्वायर, बराबर। सो इट इज रूट मीन स्क्वायर। किसका लिया? ये कौन सी क्वांटिटी का? કોનું સ્ક્વેર કર્યું? કોનું એવરેજ નિકાળ્યું તમને? Radius of gyration. Radius રેડિયસ ઓફ of ગાયરેશન તો gyration. તમને મળ્યું, so Distance it is of the particles root from the mean axis of square rotation. of perpendicular distance of particle. So this is a new operator, root mean square। Sir, એટલે કરવાનું શું? પહેલા રૂટ કરવાનું, પછી મીન કરવાનું, એના સ્ક્વેર નું, એટલે તમને એક ઓપરેટર મળે दैट्स कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर। यहाँ पे हमने किया है रूट मीन स्क्वायर ऑफ दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो क्वांटिटी आता है इसको हम नया नाम दे देते हैं और उसको हमने बोला है रेडियस ऑफ गायरेशन। सो आई कैन से दैट कि अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन करने को बोला जाए तो आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ रूट मीन स्क्वायर of a perpendicular distance of a particles। Are you getting with Yes, this? sir. सर इसका यूनिट क्या होगा? तो खाली नाम तो गायरेशन है बट है तो रेडियस ही ना। हाँ, तो इसका यूनिट kg क्या meter होगा? square. ना केजी Sir. मीटर स्क्वायर क्या थी वो? हाँ हाँ सर, हाँ खबर भाई।
और इसके टर्म में अगर आप ये फॉर्मूला रीराइट करो तो देखो आपके पास mn था, मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इनटू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आपको कैपिटल M मिल गया टोटल मास। K फिर square. आपके पास वो सिग्मा इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर बाय n, उसको आपने k स्क्वायर बोल दिया। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट नाउ इट इज इन टर्म्स ऑफ टोटल मास एंड द रेडियस ऑफ गायरेशन। वेरी क्लियर विद दिस? Sir, क्लियर विथ दिस सर। यस sir, यस, બોલો બોલો। chemistry માં પેલું RMS speed ને RMS velocity એવું જ થયું ને આ તો? yes exactly, આપણે બી ફિઝિક્સ માં બી આવશે જ આવું RMS, but what is the meaning of that RMS? that means Root root mean mean square. અહીંયા Okay. આપણે સ્ક્વેર ઓફ ડિસ્ટન્સ નું લીધું એટલે એને RMS of perpendicular distance કહેવાય. getting with Okay, this sir. now? Yes, sir. चलिए please confirm it. Yes, सर sir. गेटिंग इट। Yes, sir. okay, thank you. Sir. चलिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख लिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फॉर्मूला हमने रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में भी सीखा। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज दैट इसके दो थियरम्स आते हैं विच आर मोस्ट IMP, क्योंकि इसके अगर न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने हैं तो फिर वो आपको पता होने चाहिए, बराबर। सो लेट आई टेक दिस, फिर आपको एक इसका टेबल सिखाते हैं। तो थियरम्स regarding moment of inertia. दो थियरम है, दोनों का स्टेटमेंट, दोनों का एक्सप्लेनेशन क्या है हम देख लें। फर्स्ट द थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखो इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा है, इट्स अ थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। दैट मींस आपको कुछ भी पता ना चले तो ऐसा पता चलेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कुछ पैरेलल एक्सिस के रिगार्डिंग समथिंग कुछ होगा, बराबर। इट इज समथिंग रिगार्डिंग द पैरेलल एक्सिस फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बताइए, मैं अभी आपको एक डायग्राम बताता हूँ, उसमें से एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो आप मेरे को इसका स्टेटमेंट बना के दीजिए। सपोज मेरे पास एक बॉडी है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके ओरिजिन सेंटर पे आएगा। ये मैंने पिंक कलर का एक्सिस पास किया, दिस एक्सिस इज पासिंग फ्रॉम व्हिच पॉइंट और व्हिच सेंटर ऑफ मास। Center. આનું જે મોમેન્ટ ઓફ Center of ઇનર્शिया है sphere. तो इस स्फीयर નથી, जनरल बॉडी છે, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इसको मैंने IC बोल दिया। कैन आई से दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी दैट इज IC इज अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। इतना पता चला? यस Yes. Sir, yes. अभी यहाँ पे मैं एक दूसरा एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, आप मेरे को बताइएगा कि ये दोनों के बीच में क्या रिश्ता बनेगा। एक ब्लू कलर का एक्सिस मैंने पास किया, उसका पिंक कलर वाला जो एक्सिस है, जो आपने मेरे को बोला कि वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC है, तो ये दोनों एक्सिस के बीच में क्या रिश्ता है? Parallel to parallel. each other. पैरेलल। दे आर पैरेलल, इसलिए यहाँ पे हम थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा सकते। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल में ऐसा दो एक्सिस देखो जो एक दूसरे से पैरेलल है, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अभी ये क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ कि सपोज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, ये वाला, सपोज ये R है, D है, जो भी बोलना चाहिए, D है, रेडियस ले तो R आ गया। तो कैन आई से दैट, पहले तो नाम लिख देते हैं, IC is the moment of inertia, but that's a moment of inertia of the given body about
an axis passing from center. center of mass. A center of mass is center. Then D. पहला I बता देते हैं I क्या है? I is a moment of inertia जो हमें फाइंड करना है. I is a moment of inertia of the same body about an axis. इसका रिश्ता पैरेलल टू पैरेलल IC. है, हाँ, टू एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. और अगर आप डी की बात करो तो डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस. સર પેલું CM दोनों નહીં આવે પાસિંગ ફ્રોમ CM તમે CD લખી. यस सीडी लिखना था ना मैं. હા સર તે ઉપર CM નહીં આવે. हाँ हाँ बदली ना थी. चलिए आप चलिए भाई सीएम आ जाइए आप. सीएम आ गया. चलिए लेट कैपिटल एम इज द मास ऑफ बॉडी. ये जो थियरम ऑफ एक्सिस पैरेलल एक्सिस मेरे को आपको बताना था, उसका स्टेटमेंट ऐसा होता है I इज इक्वल टू, आई का नाम आप जानते हैं, इज इक्वल टू IC, IC का भी नाम आप जानते हैं, प्लस M, M भी आप जानते हैं, एंड D स्क्वायर, D का नाम भी आप जानते हैं. तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो मैंने लिखा उसमें से आप मेरे को इसका स्टेटमेंट बता पाओगे? क्या स्टेटमेंट बनेगा? Moment of inertia about an axis parallel to axis passing from CM is equal to moment of inertia about an axis passing from CM plus mass into distance square of distance between two between I and IC. परफेक्ट. ओम भाई ने बताया वो सही है. हाँ, कोई और ट्राई करना चाहता है? चलिए क्या डिफरेंट आता है देखते हैं. बोलिए श्रेया. બોલું. હા हाँ, સર. बोलो. Moment of inertia about the axis parallel to axis passing from CM is equals to moment of inertia about an axis passing from CM plus product of mass of body into square of distance of parallel distance between two axes. स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस. श्रेया आपको कुछ चेंज करना है कि बराबर है? ના સર હવે નહીં. बराबर है. ओके, तो फिर वही लिखना होता है. फिर आप क्या करते हो कि आप स्टेटमेंट मगअप करते हो. स्टेटमेंट मगअप नहीं करने का कि ये होता क्या है वो याद करिए, स्टेटमेंट अपने आप बन जाता है. आपने ही बना के दिया ना, मैंने तो बोला ही नहीं है. इसका स्टेटमेंट ऐसा हो जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ गिवन बॉडी, जिसको नाम दिया हमने I, about any axis is equal to the sum of moment of inertia of the body, इसको हमने IC बोला, of the body so the moment of inertia of a given body about any axis is equal to the sum of the moment of inertia of the body about a parallel axis passing from where? CM. Through it. हाँ, Center passing of through mass. its CM. और दूसरा क्या बाकी रह गया? सेकंड टर्म. into mass And product- of mass of body into the distance into the square of distance between two axes. mass and distance. Into product square of mass and the Into square of Square distance of distance between IC and I. the distance between two axes. square of distance between
सर तो हमने दो perpendicular distance between the square of the perpendicular distance between two parallel axes. You are getting with this statement, mathematical statement दोनों पता चला, कैसे याद रखने का वो भी पता चला. Sir, getting. ओके, तो Sir, पहले आप got ये it. दोनों बोर्ड का जो कंटेंट है, स्क्रीन का जो कंटेंट है वो लिख दीजिए, तो फिर इसका मैं आपको दूसरा एक थियरम है वो करवा देता हूँ. फिर ऐसा होगा तो इसके न्यूमेरिकल करेंगे. इसका एक टेबल आपको बताना है वो बता देते. एंड जो सर ने आपको टाइम टेबल बताया था, ग्रुप में भी शेयर किया था, विल बी लाइक दैट. पहले आपका 8 to 9:30 फिजिक्स हो जाएगा, फिर 9:30 to 9:45 आपका ब्रेक हो जाएगा, 9:45 to 11:15 अगेन फिजिक्स, and I think so फिर 11:30 to 1 o'clock आपका मैथ्स बायो होगा. दिस विल बी अ टाइम टेबल फॉर टुडे. બોલીએ યશભાઈ, क्या डाउट? સર જે પેલું થિયરમ ઓફ પેરેલલ એક્સિસ કીધું ને તમે, તો એમાં મતલબ અગર કોઈ એક પર્ટિક્યુલર બોડી છે તો એનું એ જે તમે મતલબ પેરેલલ એક્સિસ ઉપર લીધું હતું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ સેન્ટર ઓફ માસ. एक्सिस पैरेलल હોય, સેન્ટર ઓફ માસ માંથી જે એક્સિસ પાસ થતી હોય તો જે થિયરમ એપ્લાય થાય, એટલે તો એને થિયરમ ઓફ પેરેલલ એક્સિસ કહેવાય. ના સર, મતલબ હું એવું કહું છું કે પેલી જે બોડી હોય ને, મતલબ જે કન્સિડર કરવાના છીએ, તો એ બોડીની પોઝિશન જે છે એ પેરેલલ એક્સિસ ઉપર હોય કે પછી એના બોડીની પોઝિશન પેરેલલ એક્સિસ પર ના હોય, બોડી તો ત્યાંનું ત્યાં જ હોય. એક્સિસ જે પાસ થાય એ પેરેલલ હોવી જોઈએ, બીજી કોઈ એક્સિસ ના ચાલે, એ જ કહું છું. એટલે સર મતલબ પેરેલલ એક્સિસ અને પેલી જે સેન્ટર ઓફ માસ થી પાસ થવા વાળી એક્સિસ જે છે એની વચ્ચે હોય એવું, મતલબ ક્યાંય પણ. શું મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા એવું કોઈ પોઝિશન નથી ભાઈ, આ થોડી સેન્ટર ઓફ માસ. ના સર, હું બોડીની બોડીની પોઝિશન સર. બોડી તો ત્યાં ફિક્સ જ હોય, જે એક્સિસ છે એમાંથી એક એક્સિસ સેન્ટર ઓફ માસ માંથી પાસ થવી જોઈએ અને બીજી એને પેરેલલ હોવી જોઈએ, તો આ થિયરમ એપ્લાય થાય. બોડી એના વચ્ચે હોય કે એવું ના કહેવાય, પોઝિશન આપણે એક્સિસ ની બતાવી શકીએ, એને ઓરિએન્ટ કરી શકીએ, બોડીને ઓરિએન્ટ ના કરાય. હા સર. ગેટિંગ? હા સર, બોલો. સર અગર આપણે કોઈ સિલિન્ડર લઈએ ને, એટલે હા. સિલિન્ડ્રિકલ કોઈ વસ્તુ લઈએ તો એમાં એમ સેન્ટર થી આખું આમ પાસ થશે રોટેશનલ એક્સિસ, તો સર ત્યાંથી બધા ડિસ્ટન્સ આમ ઇક્વલ થશે પરપેન્ડિક્યુલર, એટલે તો એમાં પણ આ વાળું ફોર્મ્યુલા અપ્લાય, થિયરમ અપ્લાય કરાય ને? કરાય કરાય. હજી આના હું તમને આગળ પેલા એના એપ્લિકેશન જ શીખવાડું છું. આ તમે બે કમ્પ્લીટ કરો એટલે આના એપ્લિકેશન, એટલે આ બધા જ ડાઉટ તમારા એની જાતે ક્લિયર થઈ જશે, ઓર આનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બી વધારે થઈ જશે. હા સર. સર યસ તનિષા બોલીએ. સર આજે આઈસી વાળા ટર્મ લખ્યા છે ને, આઈસીઆઈ ને એ બધા વાળા ટર્મ, તો એમાં પાસિંગ થ્રુ સીએમ પણ લખાય ને? લખાય ને, લખાય ને. ચાલો ચાલો. યસ ધ્રુવીન. સર આપણે પેલા વાળા જે ઓબ્જેક્ટ સેકન્ડ, આપણે જે ફર્સ્ટ થિયરમ તમે કરાયો એમાં સર આપણે જે સેકન્ડ લાઈન હોય, એક તો આપણી સીએમ માંથી પાસ થતી હોય, તો બીજી સેકન્ડ લાઈન હોય એ ઓબ્જેક્ટ ની અંદર થી અથવા બહાર થી થાય તો બી ચાલે ને, ખાલી પેરેલલ હોવી જોઈએ? ગમે ત્યાંથી થાય તો ચાલે, પણ પેરેલલ હોવી જોઈએ. ઓકે સર. ઓકે. All of you completed content of this ના સર, થોડું screen? બાકી છે. સર, completed Okay. the content of the screen. Okay. હા એટલે કેજો, I will take you to the next screen. સર બોલીએ યશભાઈ. સર, આ ગાયરેશન છે તો એ મતલબ એક ક્વોન્ટિટી છે કે કાંઈ વસ્તુ છે એવી બીજી કોઈ? ના, એ ક્વોન્ટિટી છે. એકચ્યુઅલી રિજિડ બોડી હોય ને એમાં રેડિયસ તમને ફિક્સ ના મળે,
In case of that, if we want to define the fixed distance, that fixed distance we can find out by taking the RMS, root mean square of perpendicular distance of each particle. એટલે પછી એને gyration કહેવાય. Sir, done. Okay, all of you confirm, completed. Then I will take you to the next screen. રાખો ને સર 2 મિનિટ રાખો ને. 1 minute. Okay, Devanshi. Completed. Not an issue. सबका हो जाना चाहिए. સર બોલીએ. સાઈન ભાઈ. કોસ પછી log ને એવું છે એવી રીતે આમ RMS છે. એક્ઝેક્ટલી એ મેથેમેટિકલ ઓપરેટર છે પણ એમાં પાછા ત્રણ બીજા ઓપરેટર આવી જાય, રૂટ બી થઈ જાય, મીન બી થઈ જાય અને સ્ક્વેર બી થઈ જાય ગિવન ક્વોન્ટિટીમાં. અહીંયા આપણે ડિસ્ટન્સ નું લીધું, એવું વેલોસિટી નું બી થાય, જેવું કોઈ કેમિસ્ટ્રીમાં કીધું કે રૂટ મીન સ્ક્વેર ઓફ વેલોસિટી, કોઈ બી ક્વોન્ટિટી નું થાય. ઓકે સર બોલીએ. સર આજે તમે હમણાં બોલ્યા ને કે રેડિયસ ઓફ ગાયરેશન મતલબ આજે મતલબ ગાયરેશન નો વાળો કન્સેપ્ટ છે, તો એ પેલા બધામાં અપ્લાય થઈ શકે, વેલોસિટી કે એક્સેલરેશન, તો એ ખાલી ના અપ્લાય એમાં એપ્લાય ના થાય. રૂટ મીન સ્ક્વેર વાળો એટલે હા સર, એટલે સર રૂટ મીન સ્ક્વેર વાળું જે છે તો એ મતલબ વેલોસિટી કે એક્સેલરેશન એ બધામાં અપ્લાય થાય, તો એવું કે અગર કોઈ પણ ક્વોન્ટિટી બીજી 3 mlt ઉપર ડિપેન્ડ હોય તો જ થઈ શકે કે એવું કઈ જરૂરી નથી. You can take a square of any quantity, you can take a square root of any quantity, you can take a mean of any quantity. In that it is not a barrier that it must depend on all 3 mlt. કોઈ બી ક્વોન્ટિટી નું રૂટ લઈ શકાય તો કયા લેવાય, સ્ક્વેર થાય કરાય, મીન થાય કરાય. હવે ત્રણે જોડે કરજો તો RMS થઈ ગયું, રૂટ મીન સ્ક્વેર એવું. હા સર. Better if you keep your videos on while you are writing. સમજતા હોય ત્યારે ઓન ના રાખો, રાખવો જ જોઈએ આમ તો. ઘણા લોકોને પ્રોબ્લેમ થતો હોય એટલે લખતા હોય ત્યારે તો ઓન જ રાખવાના વિડીયો. 12th માં બી અમે ઓન જ રખાઈએ છીએ. Is this completed? Should I take you to the next screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Chale, write it down. Intent of this. પછી મારે એક તમને મસ્ત ટેબલ સમજાવવું છે અને આની એક બીજી થિયરમ સમજાવવું છે. એટલે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા નો કન્સેપ્ટ પતી જશે આજે. सर यस बोलिए. सर आपने टोटल मास में जो सिंबल दिया है उसमें वो PL है. ओके एम क्या है, है? एम एम है, कैपिटल एम है. ओके हाँ मैंने लिखा है ऐसा. દક્ષે વિડિયો સ્ટાર્ટ કર્યો છે પણ એમાં તો કંઈક બીજું જ આવે છે, UCAM6 એવું કંઈક આવે છે. Okay. Even we are having new student with us also. So Gia Rathod. एक जिया तो होती है और बीजी जिया है. Having Gia Gamik, I think so, and now we are having Gia Rathod also. Gia is there? Gia Rathod. Yes. Okay. You are feeling comfortable? Yes, sir. Okay, Yes, sir. समझ में आ रहा है? हाँ सर. Okay. ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि नया ही है आपके लिए? नहीं सर, नहीं पढ़ा हुआ है ये. Okay.
कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ये बाकी सब जैसे इंटरेक्ट करते हैं पूछते हैं आपको भी पूछना है, राइट? ओके सर। સર બોલીએ ઓમ ભાઈ. સર આના એપ્લિકેશન્સ क्या હોય એટલે હમણાં જ પ્રેક્ટિકલ આવશે યાર, આ તું પૂરું કર ને એટલે હમણાં રસ્તામાં જ છે, હમણાં જ આવી જશે. તું ફટાફટ પૂરું કર એટલે હમણાં આવી જશે. સર પૂરું કરી દીધું. મારું પણ થઈ બાકી બધાનું થઈ જાવ દે, હમણાં જ કરાવી દે. હા સર એવું થઈ ગયું. કેવું કરાય એપ્લિકેશન ના આવે એવું? સર કાલની બાકી મેચ सब જોઈ ના ભાઈ, હા આખી નથી પાકિસ્તાન જોઈ. હાર્યું ને પાકિસ્તાન એ તો ભાઈ ફાઇનલમાં time થઈ નતું. સર ખુશી તો હાલ તો પાકિસ્તાન હાર્યું એની જ છે ને, ભલે ને કોઈ પણ જીત્યું હોય. ના, રિઝર્વ ટીમ જીતે હારે એનાથી કોઈ ફરક નથી પડતો, મારો એવો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે. બધાનો સર એવો હોય સેમ એવું નથી. રિઝર્વ ટીમ જીતવી જોઈએ બસ. પણ કાલની મેચ મેં થોડી જોઈ હતી. ઈટર્સ Last માં. જીત્યા, ઓસ્ટ્રેલિયા જીતી. હા ઓસ્ટ્રેલિયા જીતી. એ જોયું હતું. સર એ લોકોની તો ફર્સ્ટ ટ્રોફી છે. એટલે ઇવન 2020 ફર્સ્ટ ટ્રોફી, વર્લ્ડ કપ તો બહુ બધા જીત્યું છે ઓસ્ટ્રેલિયા. સૌથી વધારે આઈ થિંક ઓસ્ટ્રેલિયા જ જીત્યા. 5. चलिए हो गया ये? ऑल ऑफ यू ના कंफर्म? સર બાકી બધાના છે. કન્ફર્મેશન? સર હા ડન. તો કમ્પ્લીટ કરો. The theorem of parallel axis, theorem of perpendicular axis individually can be a good 2 mark short notes. બે કમ્બાઈન બી પૂછે, અલગ અલગ બી પૂછે, તમારે સ્ટેટમેન્ટ બી લખવાનું, સમજાવવાનું બી કરી અને મેથેમેટિકલ સ્ટેટમેન્ટ બી લખવાનું, જે ઓલરેડી મેં બોર્ડ ઉપર લખીને આપ્યું છે તમને. Should I complete it, please? યસ સર. Confirm? નો સર. હજી બી બાકી છે? ઓહો. ચલો કરો કરો, કમ્પ્લીટ કરો. સર બોલીએ. સર હવે સ્કૂલ ચાલુ થશે તો બધા માટે કમ્પલસરી થશે? નહીં, હજી તો એવું કઈ છે નહીં, એવું કઈ આવું નથી. ઓકે સર. टाइमिंग पर सेम ही रहશે. मे बी अगर कुछ चेंज होगा तो आपको ग्रुप में बता देंगे, बट ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है, बता देंगे आपको. चलिए. સર यस बोलिए. સર રેડિયસ ઓફ ગાયરેશનની શોર્ટ નોટ આવે ખાલી? આવે આવે આવે, મેં લખાયું એટલું લખી કાઢવાનું, લખાયું છે ને મેં. हाँ बस इट इज मोर देन इनफ. आपको ऐड करना है तो यूनिट ऐड कर देने का, आपको ऐसा लगता है तो इसका यूनिट तो रेडियस जैसा ही होता है, मीटर. डायमेंशन फार्मूला ऐड कर दो, एक पॉइंट वधी जाए. गेटिंग? इट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. चलिए देन सेकंड थ्योरम रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एक पैरेलल एक्सिस था, अभी परपेंडिकुलर एक्सिस आएगा. थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. इसको भी पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर
इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे हमने पैरेलल एक्सिस में किया था। आपको देख के, नाम देख के ऐसा तो कुछ पता चल गया होगा कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू परपेंडिकुलर एक्सिस, जैसे वो पैरेलल एक्सिस था। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, एप्लीकेबल फॉर प्लेनर बॉडीज ओनली। જે બોડી પ્લેન માં આવતી હોય ને, एक्स वाई प्लेन છે, वाई जेड प्लेन છે, એમાં એપ્લીકેબલ થાય। So say for that I am taking a planar body, we have to decide a plane. Suppose it is in XY plane. Suppose I am having a body in XY plane. ऐसा एक बॉडी है, ये ओरिजिन है, XY प्लेन में है। This is a body which is in a XY plane. અને Y કેવું છે? ચાલો ચલો, તો planar body in XY plane. Getting? એટલે સપોઝ તમે જે મોબાઈલની સ્ક્રીન રાખો, તમારું લેપટॉप છે, that is in XY plane, बराबर। तो XY प्लेन में है, तो अगर अबाउट एक्स एक्सिस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है, अबाउट वाई एक्सिस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है, then can anyone please tell me that which axis will be perpendicular to this plane if this body is in XY plane? પોઝિટિવ z. એટલે z एक्सिस એવું પોઝિટિવ z एक्सिस ના કહેવાય, બેવ z एक्सिस। એટલે તમારી સ્ક્રીન પરથી જે બહાર આવે કે સ્ક્રીનની અંદર જાય એ વાળી एक्सिस, ये वाला एक्सिस विजुअलाइज करोगे तो अच्छे से पता चलेगा। This is z axis which is perpendicular to its plane because the body is in xy plane, बराबर। Suppose regarding this axis जो moment of inertia है वो iz, तो ये थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, उसका स्टेटमेंट ऐसा बोलता है कि iz is equal to ix plus iy, जिसमें आप z एक्सिस iz को जानते हो कि इट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, ix को जानते हो दैट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, iy को जानते हो कि दैट्स अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, बराबर। तो कैन एनीवन हेल्प मी आउट टू राइट डाउन द स्टेटमेंट? यस, कैन एनीवन हेल्प मी आउट कि इसका मैं स्टेटमेंट कैसे लिखूं? चलिए फास्ट हेल्प मी। मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो। Sir, moment of inertia on z-axis is equals to sum of moment of inertia on x-axis plus sum moment of inertia on y-axis. आपने जो बोला वो अगर बॉडी XY प्लेन में होगा तो सही होगा, बट इफ बॉडी इज नॉट इन XY प्लेन तो क्या करेंगे? तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसलिए मेरे को जनरल स्टेटमेंट चाहिए। Sum Who of will help me moment out? of inertia of all the axes. ना, हजी भी થોડુંક रॉन्ग છે, थोड़ा सा ही Sir. करेक्शन चाहिए। यस Sir, may बोलिए। I? यस बोलिए बोलिए। The moment of inertia at the axis perpendicular to the object is equal to the sum of moment of inertia along the axis of which the object is oriented to. बराबर है। तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से फॉर्मेटिंग करके ऐसा लिखता हूँ, IZ that is a moment of inertia of a body about an axis perpendicular to its plane। फिर वो अगर बॉडी XY प्लेन में होगा तो IZ होगा, अगर बॉडी YZ प्लेन में होगा तो IX होगा, अगर बॉडी XZ प्लेन में होगा तो IY होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी about axis perpendicular to its plane is the sum of એટલે વચ્ચે આ પ્લસ આવ્યું ને એ સમજાવું, is the sum of moment of inertia of a given body
अबाउट एन एक्सिस, यहाँ पे मैं प्लूरल यूज करूंगा, बराबर है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा। अबाउट एन एक्सिस लाइंग इन प्लेन, अबाउट एक्सिस, एक्सिस बोलना पड़ेगा, हाँ, एन ना आवे, अबाउट एक्सिस इन प्लेन। सपोज अगर आप आई जेड लोगे तो आई एक्स प्लस आई वाई लोगे तो आई एक्स प्लस आई जेड, बराबर है, आई एक्स लोगे तो आई वाई प्लस आई जेड। आर यू क्लियर विद दिस? sir, प्लीज प्लीज Sir. कंफर्म, बोलो। આ ના ખબર પડી. आपके पास जो मोबाइल है या आपका लैपटॉप का स्क्रीन है वो कौन से प्लेन में है? एक्स वाई। एक्स वाई प्लेन में, तो उसका परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होगा? 3D, that is Z. Z. जेड एक्सिस। तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर गिवन प्लेनर बॉडी है, वो जो प्लेन में है, जैसे एक्स वाई प्लेन में है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट थर्ड एक्सिस जो उससे परपेंडिकुलर होगा, दैट इज आई जेड, इज द सम ऑफ आई एक्स प्लस आई वाई। ऐसे ही अगर कोई बॉडी वाई जेड प्लेन में है तो कौन सा एक्सिस उससे परपेंडिकुलर होगा? X. एक्स। हाँ, देन आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड, दैट व्हाट आई एम टेलिंग, एंड वही मैंने स्टेटमेंट में लिखा। नाउ आर यू क्लियर विद दिस? Sir, यस sir, Yes, object બોલીએ. space માં હોય તો આ વસ્તુ ના થાય ને? સ્પેસ માં એટલે ખબર ના પડે, 3D Space માં એટલે 3D માં તો આ 3D હા, જ લીધું ને 3D ભાઈ, માં. ત્રણે એક્સિસ આવી ગઈ ને આમાં। Sir, એટલે IX Body plus અગર- IY plus IZ એવું ના થાય? ના એવું ના થાય। હા સર. સર Sir. બોલીએ, लिखिए Sir, आप बना तो लिख हम- लीजिए बाकी। हाँ સર बोलो बोलो, हाँ बोलो। સર પણ આ તો પેલું વેક્ટર એડિશન જેવું થયું ને, અને મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા તો સ્કેલર છે, તો કઈથી થાય યાર? વેક્ટર એડિશન થયું પણ આમાં વેક્ટર તો લીધા નથી, આપણે સ્કેલર લીધા છે, એટલે એવું થોડી છે કે એડિશન હોય વેક્ટર નું થાય તો સ્કેલર નું भी થાય, એવું થોડી છે। मीनिंग दैट मी इट इज करेक्ट, बट अगर वेक्टर होगा तो वेक्टर एडिशन, स्केलर है तो स्केलर एडिशन, बस सिंपल। ઓકે यस, लिख लीजिए आप लोग, बोलो तनिषा। સર આમાં હે ને તમે IZ is equals to IX plus IY કેવી રીતે આવ્યું ને કેસમાં? કારણ કે આપણે બોડી જે લીધી છે મેં નીચે લખ્યું છે XY પ્લેન માં છે, એટલે IZ is IX plus IY આવે। અગર એ જ બોડી YZ પ્લેન માં હોત તો IX is IY plus IZ આવે। એટલે આપણે પહેલેથી ફિક્સ કરી દીધું હતું કે બોડી XY પ્લેન માં છે। ઓકે સર. સર તો એ તો given જ હશે ને કે આપણે હા જાતે હા, એ તો given હોય, આપ્યું હોય આપ્યું। સર બોલીએ યશભાઈ। સર આ તમે XY પ્લેન લીધું તો પેલું Y જે છે એ તો 90 ડિગ્રી થી વધારે એંગલ છે, તો પછી એ રીતે ના એ ભાઈ એ ઓ ભાઈ મારા કોઈ બી કાર્ટેશિયન એક્સિસ ત્રણ જ હોય, x y અને z, અને ત્રણેય એકબીજાને પરપેન્ડિક્યુલર જ હોય, ધીસ ઇઝ ફિક્સ। 90 ડિગ્રી થી વધારે એંગલ ના હોય કોઈ દિવસ। x y and z all three are perpendicular to each other। હા 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 સર, દેખાઈ ગયું, હા। બોલો યશભાઈ। સર આ કેસમાં મતલબ એમ y બહાર નીકળતો એવું ના લાગે તો પછી i y ઇક્વલ્સ ટુ ix પ્લસ iz નથી જાય? લખાય પણ i y is equal to ix plus iz લખવું હોય તો બોડી must be in xz plane। આપણે નીચે xy પ્લેન લખ્યું। અચ્છા હા સર, ઓકે। चलिए हो गया भाई, should I proceed further? Yes sir. સર યસ. Okay, સર yes બોલીએ। થિયરમ ઓફ પેરેલલ એક્સિસ અને પરપેન્ડિક્યુલર એક્સિસ નું કોઈ ખ્યાલ ફોર્મ્યુલા? પૂછે એનું એપ્લિકેશન પૂછે છે કે ફોર્મ્યુલા પૂછે છે? સર એ બેનું રિલેશન છે।
એ બેવનું કોઈ રિલેશન નથી, पर તમને गिवन न्यूमेरिकल જોઈને ખબર પડી જાય है कि कौन से क्वेश्चन में आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाओगे, कौन से क्वेश्चन में आप थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाओगे। इसलिए हमने ये आपको पहले स्टेटमेंट बाद में करवाया, पहले आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट समझाया। अभी मैं आगे करवा ही रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ। तो दिस इज कंप्लीटेड, लेट आई शेयर अ टेक्स्ट बुक एंड एक्सप्लेन यू। ये नहीं चाहिए ना अभी आपको स्क्रीन? सर बोलिए। સર એકવાર પ્રીવિયસ સ્લાઇડ કરો जो आ फर्स्ट स्लाइड સર આના પછી એમાં મેં તમને મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્शिया શું હોય અને કોના પર ડિપેન્ડ હોય એ સમજાવું। ये सेकंड स्लाइड जिसमें मैंने आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का जानकारी दिया, उसका और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक रिश्ता बताया, I इज mk स्क्वायर, बराबर है, और फिर उसमें से थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस करवाया। And this is the third scheme where I explain you the moment theorem of perpendicular axis regarding moment of inertia। चलिए, now let I explain you कि સર आपको એક जो મિનિટ આ just સ્ક્રીન પર એક જ મિનિટ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी पे डिपेंड करता है। अगर इंडिविजुअल एक कोई भी पर्सन का बाकी है तो आपको ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट लेके जो भी कंप्लीट करना है वो कर लीजिए। સર યસ સર। बोलिए। સર આ તમે જે થિયરમ ફોર પરપેન્ડિક્યુલર એક્સિસ જે કરાયું ને, એટલે જે ફાઇન્ડ કરવું હોય એને હંમેશા પરપેન્ડિક્યુલર માં જ રહેવા દેવાનું, મતલબ ઉપર ના એમ। એ આપણે ના રહેવા દઈ શકીએ, જે ફાઇન્ડ કરવાનું હોય એ તમને પૂછ્યું હોય, એવું જરૂરી નથી કે ઓલવેઝ તમને પરપેન્ડિક્યુલર એક્સિસ નું જ પૂછે। કોઈ વાર પરપેન્ડિક્યુલર એક્સિસ નું આપેલું હોય અને બાકીના બે એક્સિસ નું પૂછે, તો રિલેશન તો છે ને તમારી પાસે મેથેમેટિકલ। Iz is ix plus iy, તમને iz આપ્યું હોય અને તો પછી ix અને iy મળી જાય, ix iy આપ્યા હોય તો iz મળી જાય, વાઇસ વર્સા। હા સર। चलिए, जस्ट हाँ, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। There is a chapter 7 textbook on your screen जो मेरे को आपको सिखाना था और आपको होमवर्क में से 2 बार लिखना भी है। उस टाइम पे अगर ये पता चलेगा तो ही आगे के जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है वो पता चलेंगे। जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सिखाया किस पे डिपेंड करता है वो सिखाया, उसका बेस आपको बना के दे दिया। अभी उसमें हमने ऐसा लिखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बॉडी पे भी डिपेंड करता है। मैंने सिखाया आपको कि अगर स्फीयर है, सिलेंडर है, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है, राइट? सो दैट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। Yes, there is a table given to you on a page number 165। तो आप टेक्स्ट बुक आपके पास रखिए, देख ही लीजिए। आपको होमवर्क में भी ये 2 बार करना ही है, ये याद रहना ही चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम आपको पहले इसके क्वेश्चंस पूछेंगे फिर आगे पढ़ाएंगे। देखिए, यहाँ पे आपको दिया है कि आप कौन सा बॉडी ले रहे हो। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आपको दिया है कि यू आर टेकिंग फॉर विच बॉडी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी पे डिपेंड करता है। सेकेंड, कि वो बॉडी के कौन से एक्सिस से आप कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसा भी सीखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ एक्सिस। एक्सिस बदल जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, बॉडी भले वो वही हो। फिर उसका डायग्राम दिखा है और फिर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे हम एक और कॉलम ऐड कर देंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन, जो आप ऐड करते जाना। के स्क्वायर चाहिए मेरे, रेडियस ऑफ गायरेशन के, सॉरी के स्क्वायर में, तो ये आप ऐड कर देना जब आप लिखो तब।
तो रेडियस ऑफ गायरेशन अगर आपको चाहिए तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन का रिश्ता पता होना चाहिए। तो आपके पास है आई इज mk स्क्वायर, ऐसा हमने डिराइव किया था। तो अगर कोई बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो उसमें से रेडियस ऑफ गायरेशन मिल जाए। तो पहला बॉडी आपको दिया है, दैट्स अ सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस r है। आप जो एक्सिस कंसीडर कर रहे हो दैट इज एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। मतलब अगर आपके पास ऐसा एक रिंग होगा, હાથમાં કોઈ રિંગ પહેરી હોય તો જોવાનું બરાબર, એના એક્સિસ જે છે એના સેન્ટર થી પાસ કરાવવાનું। ધ એક્સિસ પાસિંગ થ્रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अगर उसको xy प्लेन में रखा है तो परपेंडिकुलर मतलब उसके सेंटर में से पास होना चाहिए। अबाउट दिस ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, वेयर m इज इट्स मास एंड r इज इट्स रेडियस। हमें उसका रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए, तो इन दोनों को कंपेयर करो। ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरल फॉर्मूला है रेडियस ऑफ गायरेशन के टाइम। तो फिर m तो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो मेरे को k स्क्वायर की जगह पे r स्क्वायर मिलेगा। तो अगर मेरे को रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए तो स्क्वायर रूट कर लो, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन r मिलेगा। आर यू क्लियर विद दिस? फर्स्ट केस प्लीज कंफर्म। સર ફરીથી સમજાવો ના ખબર પડી। सर रेडियस ऑफ गायरेशन वालों। हाँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया mr स्क्वायर, ये तो आपको याद रखना है, फॉर्मूला है। अभी हमने ऐसा एक फॉर्मूला सीखा है रेडियस ऑफ गायरेशन का कि I इज इक्वल टू mk स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन का रिश्ता है। अभी उन्हें कंपेयर कर दो, k स्क्वायर ની જગ્યાએ શું આવશે? k स्क्वायर इज r स्क्वायर। k क्या मिल जाएगा आपको? r मिल जाएगा। नाउ आर यू गेटिंग विद दिस? प्लीज Yes, sir. कंफर्म। सर यस बोलिए। સર રૂટ ઓફ બોલીએ। i બાય m એવું કરીને બી k મળી જાય। એવું બી કરાય, પછી કોઈ તમને વધારે પ્રેક્ટિસ થઈ જાય તો તમે એવું કરો કે જે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્शिया નું ફોર્મ્યુલા છે એમાંથી માસ કાઢી નાખો, જે વધ્યું है रेडियस ऑफ गायरेशन નો स्क्वायर। जैसे mr स्क्वायर है तो m को निकाल दो, तो बाकी बचा वो r स्क्वायर, वो रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, वो रेडियस ऑफ गायरेशन। लेकिन ये सब जब चीजें प्रैक्टिस से आती है, एक आध दो बार आप जब सोल्व करोगे देखोगे तो पता चलेगा। यू गेटिंग विद दिस? चलिए तो सेकंड करते हैं हम गेटिंग कि बॉडी तो वही लिया है, देखो तीन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r, लेकिन एक्सिस बदल दिया। अभी एक्सिस अबाउट एनी डायमीटर ले लिया, मतलब आपके पास जो रिंग है पहले जो एक्सिस था उसके सेंटर से पास हो रहा था और उससे परपेंडिकुलर था। अभी जो एक्सिस है वो उसके अबाउट एनी डायमीटर है। डायमीटर मतलब ये मैंने नीचे जो पर्पल कलर का डायग्राम के दोनों रिंग ही है, दोनों का मास भी सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम है, लेकिन एक्सिस बदल गया। एक बार जब एक्सिस हमने लिया था उसके सेंटर से परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला था mr स्क्वायर। अभी यही रिंग का जब हमने अबाउट एनी डायमीटर लिया तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा mr स्क्वायर बाय 2। बराबर, तो यहाँ पे आपको वो डायग्राम दिखाया ही है। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2, तो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर k स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2 मिल जाएगा। तो k विल बी r बाय रूट 2। गेटिंग विद दिस? सर यस बोलिए। સર આ ફર્સ્ટ કેસમાં તો એ પેલું આમ y એક્સિસ કરી લઈએ અને સેકન્ડ કેસમાં તો એ x એક્સિસ એઝ્યુમ કરીએ, તો હવે પેલું આમ z એક્સિસ થી નીકળે તો એ આમ mr સ્ક્વેર પ્લસ mr સ્ક્વેર બાય 2 સમજાવું થઈ જશે ને? ના સમજાવું। અગર આ રિંગ ને તમે આવી રીતે રાખી હોય બરાબર, then axis passing through its center and perpendicular to its plane આવું થઈ જાય। બસ સર। गेटिंग? एंड अगर यही रिंग को आपने ऐसा रखा है तो इसका डायमीटर ये हो जाएगा। तो पहले वाला जो केस था उसमें मैंने रिंग को हॉरिजॉन्टल रखा था, अभी वर्टिकल। एक्सिस तो वही होता है, और आप जो बोल रहे हो ना वो इसके एप्लीकेशन में आएगा, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर, तब मैं आपको समझाऊंगा। आर यू क्लियर विद दिस? सर सेकंड केस में mr स्क्वायर बाय 2 કેવી રીતે? એનું ફોર્મ્યુલા છે બેટા, એમાં આપણે કાઈ ના કરી શકીએ। વી હેવ ટુ રિમેમ્બર ધીસ। એટલે મેં તમને કીધું આ ટેબલ તમારે બે વાર લખવું જ પડશે। चलिए क्लियर? तो तीसरा टेबल, जो तीसरा कॉलम मैंने जो लास्ट कॉलम बनाया वो आप टेक्स्ट बुक में ही ऐड कर दो तो भी चलेगा। हाँ, रेडियस ऑफ गायरेशन वाला। चलिए तो ये रिंग का काम हो गया, हमने दोनों एक्सिस ले लिया।
एक एक्सिस जो उसके सेंटर में से पास होके परपेंडिकुलर टू प्लेन था तब mr स्क्वायर आया, और एक एक्सिस जब उसके डायमीटर अबाउट एनी डायमीटर था तब का। चलिए नाउ वी गो फॉर द थर्ड केस। L/√12. हाँ, सपोज हमारे पास देयर इज अ थिन रोड जिसका लेंथ L है, उसका तो लेंथ होता है ना, उसमें रेडियस नहीं होता है। The axis that we are taking that is perpendicular to road and passing from its midpoint. तो सपोज आपके पास ऐसा एक थिन रोड है जिसका लेंथ L है, हमें जो एक्सिस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो एक्सिस उसके सेंटर से पास होना चाहिए और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू रोड होना चाहिए, तो ऐसा एक्सिस हो जाएगा। यहाँ से इसको रोटेट कराओगे, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिया है, इसका लेंथ L है, मास M है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/12। तो k स्क्वायर की जगह पे आपको L²/12 मिलेगा। सो यू विल गेट k बाय टेकिंग अ स्क्वायर रूट, तो L स्क्वायर का तो L हो जाएगा, √12, 12 मतलब 3. √12 मतलब 4 into 3, तो 2√3 लखू तो चाले। Yes, sir. You're getting with this? Yes, sir. Okay. Similarly, a moment of inertia of a circular disk, fourth geometry. R/√2. R/√2. हाँ, तो moment of inertia of this circular disk, अभी disk हो गया, axis perpendicular to its plane and passing from center. तो હવે ring નથી, disk છે, બરાબર, disk. This is an axis passing through its center and perpendicular to its plane. તો જ્યારે ring હતી ને ત્યારે moment of inertia mr સ્ક્વેર હતું, એનું અડધું કરી દેવાનું, એવું યાદ રાખવાનું। ring का moment of inertia about axis passing through its perpendicular to its plane is mr square, तो इसका आधा हो जाएगा, so it will be mr²/2, क्योंकि अभी ये डिस्क है। तो याद રાખવા માટેની ટેકનિક છે। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 मिला तो रेडियस ऑफ गायरेशन r/√2 मिल जाए। यही डिस्क के लिए अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर फाइंड करते हो, ऐसे जैसे आपने रिंग में किया था, तो रिंग में કેટલું આવ્યું હતું? R/2. mr²/2 આવ્યું હતું ને, એનું બી અડધું કરી દેવાનું, it will be mr²/4। એટલે ડિસ્ક અને રિંગ ના કેસ તો તમને એક બીજા એક જ યાદ રાખો તો બીજું થઈ જાય। તો दी सर्कुलर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर, ये डायग्राम will be mr²/4 and radius of gyration will be r/2। R/2. સર यस बोलिए, एक मिनट यस भाई, मैंने पूरा कर ही देवा दे। चलिए ये दोनों डिस्क के केस हो गए, दो रिंग के केसेस हो गए। देन वी कैन टेक अ होलो सिलेंडर। R. हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो सिलेंडर R/1. एक्सिस कौन सा लेने का? जो सिलेंडर का एक्सिस है वही लेने का। सपोज ये ऐसा सिलेंडर है, होलो सिलेंडर मतलब अंदर का ही ना हो, तो ये उसका एक्सिस हो गया, यही एक्सिस से इसको रोटेट करवाने का ऐसा। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो mr² मिलेगा। mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया तो रेडियस ऑफ गायरेशन r हो जाएगा। गेटिंग विद दिस? Sir, getting with और this. अगर यही चीज सॉलिड सिलेंडर के लिए लोगे, एक्सिस वही लेने का। सॉलिड सिलेंडर मतलब कि ये अभी अंदर वाला जो पार्ट होगा, हाँ, उसमें कुछ फील किया होगा, मटेरियल होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेम एक्सिस इट विल बी mr²/2, सो द रेडियस ऑफ गायरेशन बिकम्स r/2। चलिए, तो अभी आपके स्क्रीन पर 1 to 7 फॉर्मूला है, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। No doubts. બધું યાદ રાખવાનું હોય ભાઈ, અને આ ટેબલ બે વાર લખવું પડે। Yes, sir. ये कॉलम आपने ऐड कर दिया रेडियस ऑफ गायरेशन वाला आपकी टेक्स्ट बुक में? कर दिया सर। लेकिन लिखा नहीं है Yes, बे। sir, दो- correct. सर यस। ओके, चलिए देन दो जियोमेट्री और है जिसका आपको याद रखना पड़ेगा। एक मैं ऐड करवा देता हूं, एक है जैसे 9th है सॉलिड स्फीयर
सॉलिड स्फीयर का अबाउट एनी डायमीटर, तो ये सॉलिड स्फीयर है। अबाउट एनी डायमीटर मतलब ये एक्सिस, यहाँ से इसको रोटेट कराओगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2/5 m²। આપણે એવું યાદ રાખવાનું 2/5 m²। r√2/r√5। हाँ, तो रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब m निकाल दो, इट विल बी √2/5 અને r એની બહાર કાઢી દો। सर ठीक है, एक मिनट है भाई। और 9th मेरे को ऐड करवाना है, वो जो आप टेक्स्ट बुक में ऐड कर दीजिए, इट इज फॉर अ होलो स्फीयर। 4 mr²/5 ना એવું ના હોય। होलो स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल आर, एक्सिस सेम, डायमीटर। होलो स्फीयर है मतलब अंदर कुछ नहीं होगा, ऐसा ही डायग्राम आएगा सॉलिड स्फीयर जैसा, लेकिन इसमें अंदर कुछ नहीं होगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 m²। So it will be under root of 2/3 r. You add this to your list that you are having textbook में। सर बोलिए। सर तो अर्थ નું મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા भी 2 mr²/5 છે। यस एग्जैक्टली, गुड। किसने बताया? सर रज बराबर है ब्रज भाई, 2/5 m² होता है सर मोमेंट પણ એ ऑफ તો इनर्शिया પરફેક્ટ ऑफ। સ્ફીयर, સર પરફેક્ટ પણ સ્ફીयर આપણે એને નહીં ને ગણીએ પરફેક્ટ, કારણ કે આપણે એનું જ્યારે રેડિયસ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ ત્યારે આપણે એને 6300 કિલોમીટર જ ગણીએ, ઓલ્ધો ઇટ ઇઝ નોટ અ પરફેક્ટ સ્ફીयर। यस सर। अभी इसका ये सब आपको पता चलेगा तो इस हर एक केस में थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई होगा, इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे। लेकिन इसके ये 1 to 9 फॉर्मूलाज तो आपको याद रहने ही चाहिए। होमवर्क में हम नेक्स्ट टाइम किसी भी वॉलंटियरली किसी भी रैंडमली 5-10 स्टूडेंट्स का देखेंगे, फिर पूछेंगे क्वेश्चंस, फिर आगे करवाएंगे। तो आपको रेडी ही रखना है। आर यू क्लियर विद दिस? સર રેડી Yes, વિથ sir. ધીસ। સર કેટલા ટાઈમ લખવાનો? 2 વાર લખવાનું આખું ટેબલ। સર એક વાર જ રાખો ને। ના 2 વાર રાખો। સર એકવાર આપીને લર્ન કરવાનું હા સર ચલો 2 વાર 2 વાર learn લખવું કરવાનું છે કે રાખો। 5 વાર? 2 times કે 5 times? ના સર 2 times બરાબર। સર સર 2 બે સર 1 ટાઈમ। चलो किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 15 minutes।